वेलकम है आशीष पीसी में। जैसा कि आपको पता है हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन कल हमने उतार दिया था। क्या था क्वेश्चन? था विलयन का परासरण दाब किसे कहते हैं। यही क्वेश्चन था आपका। क्या था? विलयन का परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब और मूलक द्रव्यमान में संबंध लिखिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन था। तो समझे परासरण दाब। मान लीजिए यह एक कोई कनस्तर है, कोई मान लीजिए, ठीक है, बॉक्स है इस प्रकार। ठीक है, तो देखो मैंने इधर कौन सी झिल्ली लगी है, अर्धपारगम झिल्ली। इधर कौन सी झिल्ली लगी है, अर्धपारगम झिल्ली। इसको बोलते हैं एसपीएम। कौन सी झिल्ली है इधर? अर्धपारगम झिल्ली। आपको पता है विलयन किनसे मिलके बना होता है? विलय प्लस विलायक। विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से देखना, इधर आपका है क्या? विलायक। इधर क्या है आपका? इधर भरा हुआ है आपका विलायक। इधर है आपका क्या? इधर आपका क्या है? विलयन। हाँ, ठीक है। तो मैंने कल आपको 3 प्रकार की झिल्ली कराई थी। पारगम्य झिल्ली जो क्या करती है, विलय और विलायक दोनों को जाने देती है, उसे हम बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। जैसे कि एग्जांपल आपका क्या हो गया था? चलनी हो गया था। ठीक है, 3। फिर थी आपकी क्या? अर्ध अपारगम्य झिल्ली जो क्या करती है, ना तो विलय को जाने दे ना विलायक को जाने दे, जैसे कि आपकी पॉलीथीन होगी। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का होल। ठीक है, तो जो आपकी अर्धपारगम झिल्ली क्या करती थी, खाली विलायक के अणुओं को जाने देती थी, विलय के अणुओं को जाने नहीं दे रही थी, जिसे हम क्या बोल देते? अर्धपारगम झिल्ली बोल रहे थे। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपका कोई पानी भरा हुआ रखा है। ठीक है, तो बीच में क्या लगी? आपकी अर्धपारगम झिल्ली लगी है। ठीक है, इधर की साइड भरा है आपका विलयन, इधर क्या है आपका? विलायक। अब विलायक आपका क्या करेगा? अर्धपारगम झिल्ली पर क्या डालेगा? दाब डालेगा। क्यों डालेगा दाब? विलयन में प्रवेश पाने के लिए। विलायक क्या चाहेगा? विलयन में जाना चाहेगा। कैसे जाएगा? अर्धपारगम झिल्ली से होकर ही तो जाएगा। तो विलायक का अर्धपारगम झिल्ली पे डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? आपका परासरण दाब कहलाता है। वही तो पूछ रहा था पेपर में, विलयन के परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परिभाषा बताइए, यही तो है। तो आप परासरण दाब की परिभाषा यह लिखोगे, विलायक के अणुओं द्वारा, इसके द्वारा विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए, विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? आपका परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखना? ठीक है, वो तो क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। क्वेश्चन लिख दें दोबारा। उसमें था विलयन के परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है किसकी? परासरण दाब की परिभाषा है। ठीक है, ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? आप लिखना, विलायक के अणुओं द्वारा, विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए, विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए अर्धपारगम झिल्ली, हाँ, अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए जो अर्धपारगम झिल्ली है उस पर जो दाब लगाया जाएगा उसे आप क्या बोलोगे? परासरण दाब कहोगे। ठीक है, तो आप पेपर में खाली डेफिनेशन लिख देना, चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और जो परासरण दाब है इसे हम किससे दर्शाते हैं? पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप लिखना, इसे पाई से
दर्शाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, अरे द्वार वालों, विलायक के अणुओं द्वारा विलयन में प्रवेश पाने के लिए अर्ध पारगम झिल्ली पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। विलयन प्रेशर उसको कब मिलेगा, जब अर्ध पारगम झिल्ली पर प्रेशर लगाएगा। जो प्रेशर लगा रहा है वही आपका क्या है, परासरण दाब है। सिंपल सी बात है। इसे पाई से दर्शाते हैं, किसको, परासरण दाब को। देखना, तो वॉन-टॉप साइंटिस्ट था, वॉन-टॉप जी कहते हैं जो परासरण दाब है, कौन, जो परासरण दाब है यानी कि पाई, यह समानुपाती होता है किसके, विलयन की सांद्रता के। विलयन की सांद्रता यानी कि सी। ठीक है, सी क्या है, आपकी सांद्रता। ठीक है, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। और दूसरी बात यह भी बताएगी, जो आपका परासरण दाब है डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के। किसके, टेम्परेचर यानी कि तापमान के। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब एक बात को बढ़ा दो आपस में, समीकरण 1 व 2 से, तो आपने क्या देखा, जो पाई है डायरेक्टली दोनों के समानुपाती है, Ct। ठीक है, और समानुपाती आया कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रूप में हम ले लेते हैं क्या, r। तो पाई बराबर CRT या RCT, बात है। ठीक है, RCT। ठीक है, तो ये सूत्र निकल गया आपका, पाई बराबर RCT। यहाँ पर R है आपकी क्या है, गैस नियतांक। क्या है, सीधी सी बात है, कांस्टेंट है, गैस नियतांक 0.08 होता है, इतना है गैस नियतांक। ठीक है, ये हो गया आपका गैस नियतांक। अभी भी कुछ नहीं हुआ, हमें किस में संबंध निकालना है आपका, समानुपाती। ये आर आ गया कांस्टेंट रूप में। अब समानुपाती उठाते हैं तो बराबर आता है, समानुपाती उठाया बराबर लाया और कांस्टेंट रूप में आर आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें किस में संबंध लाना था, परासरण दाब में और मोलर द्रव्यमान में। तो मोलर द्रव्यमान तो अभी आया नहीं, ये क्या है आपका गैस नियतांक, ये आपकी क्या है विलयन की सांद्रता, टी क्या है आपका टेम्परेचर। तो इधर आपको क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो आप क्या करना, आपको पता है सांद्रता को किस किस में नाप लेते हैं, बहुत तरीके होता है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो आपकी सांद्रता होती है मोल पर लीटर में होती है, किसमें होती है, मोल पर लीटर में। यानी सी का मान होगा आपका क्या, N/V। एन आपके क्या है, मोल, और वी आपका क्या है, आयतन। क्या है आपका, आयतन। तो सी की जगह हम क्या रख लेंगे, N/V लिख लेंगे। तो पाई बराबर R/N/V इंटू टी। एन क्या है आपके मोल, और मोल बराबर मैंने आपको सूत्र लिखा है, क्या होता है, भार बट्टे अणु भार। ठीक है, सुना नहीं आपने, एन यानी मोल, मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणु भार। भार को दर्शाते छोटे डब्ल्यू से और अणु भार दिखाते हैं एम से। तो लगा दो एन की जगह, यही आपका संबंध हो गया। तो कितना हो गया, RWT/M, यही आपका क्या हो गया, संबंध हो गया। बस, कौन सी भी आपकी भी बगल में लिखो तो। ठीक है, ये हो गया आपका संबंध। क्या कहता है, वॉन-टॉप के अनुसार आपने लिखना, वॉन-टॉप के अनुसार, वॉन-टॉप के समीकरण के अनुसार लिखो तो, अकॉर्डिंग टू वॉन-टॉप। ठीक है, सी का मान रखें N/V, एन के आपके मोल यानी भार बट्टे अणु भार लिख दिया, एन का मान लगा दिया, हो गया आपका संबंध। ठीक है, कैमरा थोड़ा नीचे भी किया गया, देखेंगे। तो यह आपका 5वें का कबूतर है, नहीं खरगोश है। कह रहा है अभिक्रिया के औसत तथा ताक्षणिक वेगों को समझाइए। यानी अभिक्रिया का औसत वेग समझाना है आपको और ताक्षणिक वेग समझाना है, और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। आशा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब कारक लिखने हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले। ठीक है, लिखाएंगे, आपको समझ में आया, अब आंसर देगा। तो देखें औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
देखो पहले समझाएंगे फिर देखो परिभाषा पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखे ना, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कैसे होती है? अभिक्रिया में क्या होते हैं आपके? दो लोग होते हैं, क्रियाकारक होते हैं और कौन होते हैं? उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो मान लीजिए आर आपका क्या है? क्रियाकारक। क्या है आपका? आर क्रियाकारक, ठीक है। आर आपका क्या? क्रियाकारक। अब यह क्रियाकारक किसमें बदलेगा? आपका पी, यानी किसमें? उत्पाद में बदलेगा। यही तो होता है अभिक्रिया में, अभिक्रिया में यही तो होता है। आपका क्रियाकारक किसमें बदलता है? उत्पाद में बदलता है। अब मैं बात करूं, देखो ये आपका क्रियाकारक है, अब किसमें बदलेगा? समय के साथ किसमें बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं समय के साथ इसकी सांद्रता बढ़ेगी घटेगी? ठीक है, समय के साथ क्रियाकारक घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों? जैसे समय बढ़ता जाएगा क्रियाकारक उत्पाद बदलता जाएगा, तो ये तो घटता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। समय के साथ, समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और इसकी समय के साथ सॉरी घटेगी। इसकी क्या होगी? समय के साथ सांद्रता क्या होगी? समय के साथ सांद्रता इसकी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। समझ रहे हो? इसकी समय के साथ सांद्रता घटेगी, इसकी समय के साथ सांद्रता बढ़ेगी। मतलब ये खर्च होता जाएगा, ये बनता जाएगा, आपका क्रियाकारक खत्म होता जाएगा, उत्पाद आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो औसत वेग क्या होता है? देखना ध्यान से। देखो पहले तो वेग समझ लो। वेग निकालने का सूत्र होता है, वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग निकालने सूत्र होता है अभिक्रिया का वेग। देखो समय के साथ सांद्रता में ही तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन मतलब घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग निकालने का फॉर्मूला होता है सांद्रता परिवर्तन बट्टे सांद्रता परिवर्तन बट्टे समय, ठीक है। यानी कितने समय में आपका सांद्रता में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन मतलब सांद्रता बढ़ गई कि घट गई, सीधी सी बात यह है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है अभिक्रिया का वेग निकाल लेगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? औसत वेग। अब ध्यान से देखना, औसत वेग क्या होगा? औसत वेग उसे कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके सांद्रता में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन मतलब या तो सांद्रता बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। बढ़ेगी किसकी? उत्पाद की बढ़ेगी। घटेगी किसकी? क्रियाकारक की घटेगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन बट्टे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत वेग कहेंगे। मतलब जो आपका अभिक्रिया औसत वेग होगा कुल सांद्रता में परिवर्तन, कुल सांद्रता में परिवर्तन बट्टे कुल समय, कुल समय इसे ही बोलेंगे। समझ रहे? टोटल समय में टोटल कितना परिवर्तन हुआ सांद्रता में, उसे आप क्या बोलोगे? औसत वेग कहोगे। सिंपल सा यह है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। और औसत वेग बराबर होगा आपका कुल सांद्रता में परिवर्तन बट्टे कुल समय, ठीक है। तो आप लिख लेना, क्या लिखना? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, इसको मतलब लिखना खाली परोसा लिखना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? औसत वेग कहलाता है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समय के साथ सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है, और सूत्र यही लिख दें, कहलाता है। ठीक है, और ये सूत्र लिख देना आपका, औसत वेग बराबर कुल सांद्रता में परिवर्तन बट्टे कुल समय, बस। हाँ, और लिखो तो लिख लो, कुल सांद्रता में परिवर्तन लिखते हैं क्या, प्लस माइनस का डेल्टा सी बट्टे डेल्टा टी। प्लस किसको दिखाएगा, वृद्धि को दर्शाएगा, माइनस दिखाएगा कमी को, सी यानी सांद्रता में परिवर्तन। ये ना लिखो, ये लिख लो सूत्र, औसत वेग बराबर कुल सांद्रता में परिवर्तन बट्टे कुल समय। कुल सांद्रता में परिवर्तन दिखाएंगे कैसे, प्लस माइनस डेल्टा सी, और समय को दिखाएंगे डेल्टा टी। प्लस माइनस दिखा रहा है कमी और वृद्धि को, वृद्धि हुई है तो प्लस साइन लोगे, और कमी हुई है तो माइनस साइन लोगे। आपको पता है कमी किस में होगी, क्रिया कारक में, वृद्धि किस में होगी, उत्पाद में होगी, और टी क्या है, समय अंतराल यानी समय। हाँ, देखो आपने तब तक ऊपर का उतारा, हमने नीचे का भी छापा। क्या तात्क्षणिक वेग कैसे कहते हैं, तो किसी देखो तात्क्षणिक वेग उसे बोलते हैं बहुत ही कम समय में कम परिवर्तन हो। तो सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म परिवर्तन हो जाए सांद्रता में, तो उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है तात्क्षणिक वेग प्लस माइनस डी बाई डी टी। डी सी आपका सांद्रता में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन, और ये आपका सूक्ष्म समय अंतराल। तो अब देखेंगे क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉन वैसे उसने दे दिया है, क्रोमियम 24 पर, कॉपर 29 पर इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, जेड को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, सिंबल है या प्रतीक है परमाणु क्रमांक को दर्शाने का। ठीक है, देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने हाई स्कूल में सीखा है, 11 में भी सीखा है, 12 में भी सीखा है, नहीं सीखा तो देख लें। देखो आपको पता है परमाणु कितने कक्षक होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी और एफ, 4 कक्षक होते हैं परमाणु में। ठीक है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, बता रहा हूँ समझिए। पी में आपके 6, और डी में आपके 10, और एफ में आपके 14। पता है सबको, एस में 2 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। वो वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे भरोगे आप इलेक्ट्रॉन, पता चलेगा एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, याद है, ऐसे लिखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखना 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ लिखना 3 4 5 6, फिर यहाँ लिखना 4 5, यहाँ लिखना सपने सपने एस एस एस, समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्या आते हैं आपके, पी प्रदीप प्रदीप, ठीक है, मतलब पी उपबोध, यहाँ पर दीपक दीपक, ठीक है, यहाँ पर फूफा फूफा, ठीक है, मतलब ये ट्रिक है, ये उपकोष है। ठीक है, मतलब ये इससे आप पता चलोगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरा जाता है। इसको काट दो इस प्रकार, ठीक है, इससे आप क्या करो इलेक्ट्रॉन में भर लोगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा आपका, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p 4s 3d, इस प्रकार बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, उससे कंफ्यूजन हो जाती है, फिर ना समझाओ। ठीक है, देखो अब क्रोमियम का लिखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रोमियम कितने पर आपका 24 पर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, सबसे पहले किसमें भराएगा, 1s में, किसमें 1s में, तो लिखेंगे 1s। अब मैंने बताया एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2, यहाँ लिखो तो 1s2, फिर लगाओ कॉमा, फिर किसमें आएगा 2s में, तो लिखो 2s, एस में कितने भरे जाते हैं, 2, ठीक है, फिर कॉमा। देखो इसने दिया है परमाणु क्रमांक 24, इसका मतलब है जो परमाणु क्रमांक 24 दिया है, 24 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है आपको 24 इलेक्ट्रॉन भरने इन कक्षकों में। ठीक है, तो कितने भर गए, 2 भर गए आपके, मतलब 2 नहीं 4 भर गए आपके इलेक्ट्रॉन।
और 2s के बाद किस में जाएगा 2p में। 2p में कितने भरे जाते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के यहाँ तक आपके 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, 14 रह गए हैं। ठीक है, अब p के बाद किस में जाएगा आपका 3s में। s में कितने भरे जाते हैं 2। अब 3s के बाद किस में जाएगा आपका कौन किसमें जाएगा आपका 3p में। 3s का 3p कहाँ गया 3s का 3p। चलो 3p कितने गए आपके 6। फिर किसमें जाएगा 4s में। कितने चले गए यहाँ तक 10, यहाँ तक 20। अब 4s के बाद किसमें जाएगा आपका 3d में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको गड़बड़ कर देंगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपके 18 हो चुके हैं। ठीक है, हाँ 18 हुए, 18 हुए, 18 हुए। अब ध्यान से देखना कितने बचे हैं आपके। ये आपका क्या है, ये आपका अपवाद है। क्या है आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें क्या होता है आपको पता है, इसमें कितने भरे जाते हैं 2 भरे जाते हैं, लेकिन यह आपका अपवाद है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें कितने 1 भरा जाता है। और जो बच गए डी में डाल दो। कितने बच गए 5 बच गए, 5 इसमें डाल दो। यह आपका इसलिए अपवाद है क्योंकि डी है, क्रोमियम अपवाद है। ऐसा इसलिए होता है कि डी कक्षक है, अपने अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन भरने चाहेगा। डी में कितने होते हैं डिब्बे 5 होते हैं, 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब कुल एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो डी कोश चाहता है कि मेरे अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाए। ठीक है, इसलिए इसका यह अपवाद, इसलिए इसको याद ही करना पड़ेगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सही बात है। तब 5 बच रहे हैं, 5 ही तो भरेंगे। मान लो सब अब चलो तुम ऊपर वाले भूल जाओ, सोडियम में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये आपका अपवाद है। अब किसका है आपका कॉपर का नंबर। कॉपर कितने पर आपका 29 पर। अब कॉपर क्या लिखना देखो, कॉपर का गलत हो गया। एक कॉपर और क्रोमियम वाले हैं, इनमें 4s में इलेक्ट्रॉन एक ही भरा जाता है। हाँ ठीक है, हाँ सही बात। हाँ देखो, तो इसका हो जाएगा पहले 1s2 में जाएगा, फिर 2s2 में जाएगा आपका, फिर 2p6 जाएगा आपका, फिर 3s2 जाएगा, फिर आपका 3p6 जाएगा, फिर आपका 4s2 जाएगा, फिर आपका 3 इसमें 1 भरो, इसमें जाएगा आपका जितने बचे इसमें डाल दो। ठीक है, इनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो 1s में फिर 2s में पीछे तक करते हैं, इससे 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 ऐसे ठीक है। तो ये क्रोमियम का होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना था पेपर में, लिख दें आप। ठीक है, लिखो आराम। सवाल देखेंगे, सोडियम एजोड गर्म करने से क्या होता है। सोडियम का मतलब होता है Na, एजोड का मतलब होता है N3। ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम एजोड। ठीक है, क्या बनेगा सोडियम एजोड। कह रहा है गर्म करो, तो गर्म करके क्या बनेगा देखो, तो जैसे ही आप सोडियम एजोड को गर्म करोगे तो नाइट्रोजन अलग, वो सोडियम आपका अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस आपकी अलग हो जाएगी। तो आपका सोडियम अलग पक्की और नाइट्रोजन गैस आपकी क्या हो गई, अलग हो गई। अब बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन आपके यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर 2 हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब एक कितनी 6 हो गई आपके, तो यहाँ पर 2 कर लो, हो गया आपका काम तमाम। ठीक है, बैलेंस हो गई आपके। हाँ ठीक है, अब दूसरी कह रहा है लिथियम को नाइट्रोजन, हाँ तो जो नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में निकलती है,
लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो लिथियम तो जानते हो आपको क्या होता है Li, नाइट्रोजन आप जानते हो क्या होता है N2। ठीक है, तो गर्म करोगे तो ये आपस में मिल जाएगा। तो लिथियम जब नाइट्रोजन क्या बनेगा, तो क्या बनाएगा, जब लिथियम नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो आपका बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड मतलब Li और N2 तो आपस में मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करें लिथियम का बॉन्ड एक बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, इसलिए आपका सूत्र बनेगा Li3n, इसको बोलेंगे लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड। अब बैलेंस करोगे यहाँ पर आपको कितने 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर व्यवस्था खराब हो रही है तो यहाँ पर 2 कर लो, बराबर हो गए। और लिथियम 6 हुए तो 6 कर लो, सही है, हो गया। देखो नाइट्रोजन भी 2, वो भी 2। अब आपका अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखो अमोनियम क्रोमेट का सूत्र पता है, सूत्र मैंने बनाने सिखाए हैं, नहीं पता तो देख लो। अमोनियम होता है NH4, सही है, क्रोमेट होता है आपका CrO4, इसकी वैलेंसी एक होती है, इसकी 2 होती है, करो कैंसिल गुणा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका NH4 का होल ट्वाइस और CrO4, तो क्या बनेगा आपका अमोनियम क्रोमेट। अब क्या करना है आपको, अमोनियम क्रोमेट क्या करना है, गर्म करना है, ये तो मैंने बनाया है, सिखाया है। ठीक है, जैसे ही आप अमोनियम क्रोमेट को गर्म करोगे, ठीक है, जैसे ही आप गर्म करोगे, अमोनियम क्रोमेट गर्म करोगे तो आपको अमोनिया प्राप्त होगी और क्रोमेट अम्ल प्राप्त होगा। अमोनिया यानी NH3 प्राप्त होगी आपको, और क्रोमिक अम्ल प्राप्त होगा यानी H2CrO4। ठीक है, अब बैलेंस आप कर सकते हो, यहाँ पर ये 2 कर लो। ठीक है, और हो गया आपका काम, हाँ हो गया। ठीक है, और लास्ट कह रहा है आपका नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो। क्या कह रहा है वो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन, ये दो नाइट्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, देख लो 2 नाइट्रोजन आपके 8 हाइड्रोजन इधर है, मतलब 2 ये 6 हो गए, बराबर बराबर है। या नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको पता है N2 होता है, ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, O2 होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, नो बनाएगा, क्या नो, और यहाँ पर 2 लगा लो। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नो 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 नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे अमोनिया क्रोमिक अम्ल। ठीक है, डाट करा देते हैं। ठीक है, क्या रहा है, अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। अमोनियम क्लोराइड होता है क्या, अमोनियम यानी NH4, क्लोराइड यानी Cl, जो आपका अमोनियम क्लोराइड किन से कर रहे हैं, सोडियम नाइट्राइड से, सोडियम यानी Na, नाइट्राइड यानी NO2। ठीक है, तो जैसे ही आपका अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड से क्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा लवण यानी NaCl, और नाइट्रोजन गैस निकलेगी और आपका पानी निकलेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, नोट करें, नोट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।